हेलो दोस्तों, हम एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला टॉपिक जो था संख्याओं वाला, उसके 2 लेक्चर इसमें पड़े हुए हैं पहले से, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक इकाई मापन की पद्धतियां हैं, उसको हम स्किप करके एक टॉपिक आपके पास आता है समीकरण एवं गुणनखंड वाला, गुणनखंड। ये टॉपिक आपके पास आता है गुणनखंड वाला। इस टॉपिक पे हम आज से चर्चा स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हम कि समीकरण के किस तरह के सवाल एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समीकरण एवं गुणनखंड को स्टार्ट करते हैं। समीकरण को स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 चीज और देखनी होगी कि समीकरण से पहले एक चीज आती है दोस्तों, उसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। और इसके बाद एक टॉपिक आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद। जब हम इन 2 टॉपिक को थोड़ा बेसिक समझ लेंगे तो हमको समीकरण समझ में आने लगेंगे। समीकरण और गुणनखंड में दोनों प्रवृत्ति हम पढ़ लेंगे, एक तो प्रकृत संख्याओं का गुणनखंड और दूसरा बीजीय व्यंजक या बहुपदों का गुणनखंड। तो ये दोनों टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक देखते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब देखिए, आप बीजीय व्यंजक में कुछ भी नहीं, बहुत साधारण सी बात है। जब यहाँ पर कोई भी आपको जैसे कोई पद दिया x+2 y+3, ये जो जब पद दिए हुए हैं तो ये पद अपने आप में क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इनके इक्वल्स टू में कुछ नहीं लिखा है तो ये क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक है जैसे इस तरह के। अब ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाएंगे ये भी देखना जरूरी है। तो ये साधारण सी बात है, जब भी किसी, आप इसको नोट कर सकते हैं, जब किसी बीजीय व्यंजक की, किसी बीजीय व्यंजक की में जो चर है, चर समझते हैं आप, x है, y है, ये चर कहलाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। चर और अचर, ये 2 शब्द बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि चर का मतलब है चर और एक शब्द आता है अचर। चर ये समझ लीजिए, चर मतलब जो चल सकता है। x है, कहीं अपन x की जगह y भी रख सकते हैं, a भी रख सकते हैं, b भी रख सकते हैं, तो ये चर है। अब कहीं अचर का मतलब होता है जो संख्याएं होती हैं, 2 है, 7 है, 8 है, कोई भी संख्या n नंबर, तो क्या होता है, ये अब नहीं बदल सकते। अगर कहीं लिखा है, किसी से आपने कहा कि आपने 10 रुपए उधार लिए हैं, तो वो 10 ही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते। लेकिन अगर किसी ने आपसे कहा कि आपने y रुपए उधार लिए हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो जब तक उसकी वैल्यू नहीं आती तो चर है। तो ये चर हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, और जो अचर हैं ये परिवर्तनशील नहीं होते, ये नहीं चलते, ये इनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो ये 2 चीज आपको समझ में आ गई। तो बीजीय व्यंजक आपको देखा आपने कि यहाँ पर जैसे x+2 है, y+3 है, ये बीजीय व्यंजक है। अब जब किसी बीजीय व्यंजक के चर की घात जो है पूर्णांक संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो वो बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए देखें, क्या कहा मैंने, किसी बीजीय व्यंजक के चर की घात पूर्णांक है, क्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो वह बहुपद कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी बीजीय व्यंजक चर की जो घात है वो पूर्णांक संख्या है, मतलब जैसे ये बीजीय व्यंजक है x+2, तो ये क्या है? ये बहुपद कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो x की घात है वो 1 है, तो ये पूर्णांक संख्या एक आपको पता पूर्णांक क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 से 0 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर मैं कह दूं x की घात √x+2 है अगर, तो क्या ये बहुपद है? तो ये बीजीय व्यंजक तो है पर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या हो गई? 1/2 हो गई। तो ये क्या पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक तो होते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक, कौन सा बीजीय व्यंजक तो सारे, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये 2-3 प्रकार की चीजें आपने देखी। अब एक प्रश्न बीजीय व्यंजक और बहुपद में से आपसे 3 नंबर में साधारण पूछेगा कि इस बहुपद की घात क्या है, ठीक है ना। जैसे आपसे बताते हैं इस बहुपद की घात क्या है वाले टॉपिक में, ये एक साधारण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मान के लिए कोई सा बहुपद दिया है x² + 3x + 3, यहाँ x
और कर लीजिए 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 4। तो इस बहुपद की आ जाएगा, इस बहुपद का घातांक ज्ञात कीजिए। घातांक इस बहुपद की घात क्या है? तो किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी बहुपद में, ये बहुपद है तो इसमें कितने पद हैं? पहली चीज तो ये याद रख लीजिए, ये एक एक पद कहलाता है। 1 2 3 4, इस बहुपद में 4 पद हैं। कितने हैं? 4। तो इस पूरे बहुपद में जो जिस पद की घात सबसे बड़ी होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जैसे यहाँ पर 3 है सबसे बड़ी घात, तो इस पूरे बहुपद की घात, मतलब इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 3 होगी। क्या होगा आंसर इसका? 3 हो जाएगा। मतलब किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी, वो बहुपद की घातांक कहलाएगी। तो ये आप 3 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं कि दिए गए बीजीय व्यंजक की या दिए गए बहुपद की घातांक ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान के लिए बोले सर आप किसी बहुपद में, किसी पद में 2 चर है, मान के लिए आ गया 4x² y³ प्लस 2xy पावर 5 प्लस 3xy प्लस 9। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो अब देखिए इसमें ये घात जोड़ के देखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर क्या हो गई? 2 और 3, इसकी घात कितनी है इस बहुपद की? 5 घात है। इस बहुपद की घात कितनी है? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, तो 6 घात है। यहाँ पर कितनी है? 1 और 1, तो 2 घात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या आ गई? ये 5 है, ये 6 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 6 हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं आपको बेसिक याद रखना है आपको बहुपद में से और बीजीय व्यंजक में से। अभी अपन यहाँ पर ये बहुपदों का घातांक देख लिया आपने, और बहुपदों और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं अलग अलग, ये देख लिया आपने। अब इसके बाद आप थोड़ा सा देखिए बहुपदों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये संक्रियाएं जब आपको पता हो जाएंगी तो बहुपद आपको आसान हो जाएगा एकदम। मान के लिए कोई सा आपको दे दिया, पहले आपको 4 चीज देख लीजिए। आपको जो गणित की मूल संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज आप देखेंगे कि बहुपद में ये चारों चीज कैसे करते हैं। तो बहुपद में जोड़ तो सीधे सीधे जो सेम चर होंगे वो जुड़ जाते हैं। जैसे x प्लस 2 आया, इसको जोड़ना है आपको 3x प्लस 5 से। तो इसको जोड़ना आप सिंपली जोड़ लेंगे, x और 3x कितना होगा? 4x प्लस 2 और 5 जोड़ जाएंगे तो 5 2 7, तो 4x प्लस 7 आ गया। तो जोड़ना तो सिंपल आसान रहता है। एक जैसी घात होती है, अगर 3x² प्लस 4x प्लस 7 को जोड़ना है, मान के प्लस आया, इसको ये बहुपद दे देगा आपको, और दे देगा आपको मान के लिए कुछ भी दे दिया आपको 9x² प्लस 7x प्लस 2। तो इन दोनों को जोड़ना है तो आप सिंपली सेम घात वाले जोड़ दीजिए। 9 3 12x² प्लस 7 4 11x प्लस 7 2 9। तो ये जुड़ जाते हैं सिंपली। अगर इनमें कोई सी मान के लिए यहाँ पर घात 3 हो जाए, यहाँ पर घात 3 हो जाए तो ये अलग आ जाएगा। 3x² प्लस 9x² प्लस 7 4 11x प्लस 7 2 9। तो ऐसे आ जाएगा। तो आपका ये अलग अलग भी हो जाएगा अगर सेम घात वाले जुड़ जाते हैं, सीधी सी बात है। अगर अचर में जो सेम घात है वो उनके गुणांक जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर आया घटाना का, तो सेम कॉन्सेप्ट घटाने में सेम घात वाले घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है गुणा का। गुणा का कॉन्सेप्ट जैसे आपको बताया था संख्याओं वाले नियम में, वहां वैसे ही यहाँ पर आएगा। मतलब जैसे x⁻2 है इंटू x⁻2 है, तो अगर आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो x⁻4 हो जाएगा। तो ऐसा अब लंबा सा गुणा आ गया, मान के लिए आ गया x प्लस x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, x प्लस 2 से गुणा करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप कि एक एक बहुपद का गुणा करते जाइए। x⁻2 का x उस पूरे बहुपद में गुणा करिए, तो x⁻2 और 1 तो कितना होगा x⁻3 प्लस 2x², x का 2 में होगा तो 2x² प्लस 2x का पूरे में करिए तो 2x², 2x और x, तो x⁻1 1 और 2x² हो गया। 2x का 2 में इसमें करिए तो 4x आएगा, प्लस 3 का करिए तो 3x आएगा, प्लस 3 दूनी 6 आएगा। तो ये सब आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, x⁻3 एक जगह है तो x⁻3 जो होगा तो 2x² तो 4x² प्लस 4x और 3x 7x प्लस 6। तो ये इसका गुणा हो गया। तो इस तरह से आप जो है तो बहुपदों का गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार से भाग में क्या होता है, घातें
घट जाती है। तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग बहुपद का आसानी से बनना चाहिए, इसी से आगे की सारी संक्रियाएं सॉल्व होंगी। क्या हुआ आपका, घातें जुड़ जाती हैं गुणे में, गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया। इसके बाद हम चलते हैं एक टॉपिक आपके पास आएगा, बहुपद में ही एक टॉपिक आपके पास आएगा। पहले बहुपदों का, आप बहुपदों के गुणनखंड निकालने को आते हैं। बहुपदों के गुणनखंड या समीकरण अपन पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। समीकरण सबसे पहले आप डालिए, समीकरण डाल दिया मैंने, यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल दिया समीकरण। समीकरण कुछ नहीं है, जैसे बहुपद अपन लिख रहे थे x + 2, तो ये बहुपद था। अब x + 2 = मान के लिए लिख दिया 8, x + 2 = 8 लिख दिया, तो ये क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। x + 2 अगर अकेला है तो ये बहुपद है, ये बीजी व्यंजक है, और अगर x + 2 = 8 लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये समीकरण कहला गया। अब समीकरण आपके पास दो प्रकार के आएंगे। एक तो आएगा आपके पास रैखिक समीकरण, कौन सा आएगा, रैखिक समीकरण। एक आपके पास आएगा द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण। एक आएगा रैखिक समीकरण, एक आएगा द्विघाती समीकरण। रैखिक समीकरण में आपके पास दो प्रकार के समीकरण आएंगे। एक तो आएगा एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले समीकरण, एक आएगा दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में चर की घात हमेशा एक होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात हमेशा कितनी होगी, एक होती है। तो रैखिक समीकरण अपन याद रखेंगे। रैखिक समीकरण दो प्रकार के, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो प्रकार के समीकरण हम याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक चर वाले रैखिक समीकरण यही, जैसे लिख दिया x + 2 = 8, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। y + 3 = 7, ये एक चर वाले सब रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है तो x + 3x + 2y + 7 = 0, या 3x + y = 5, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, दो चर वाली। इसमें दो चर है x और y। तो इन समीकरणों को अब हल करने के लिए अलग अलग टाइप की विधियां भी आती हैं। अब ये समीकरण ये तो स्वतंत्र रूप में भी आपको मिल सकता है। अब ये एक चर वाले रैखिक समीकरण तो आप सिंपली हल कर सकते हैं। ऐसे x की वैल्यू निकालें तो x = 8 - 2, तो x की वैल्यू 6 आ गई, समीकरण हल हो गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न ज्यादातर पूछता नहीं, वो पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न और द्विघाती समीकरणों से प्रश्न। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, कुछ देखेंगे हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में कौन कौन से आपके प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, आइए देखते हैं। समीकरण वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए, दो चर वाला कोई सा भी रैखिक समीकरण ले लीजिए। यहाँ पर कोई सा समीकरण मान के ले लिया अपन ने 3x + y = 13, और ले लिया आप यहाँ पर और कुछ भी ले लीजिए, y + x + 2y = 16। मान के लिए ऐसा कोई समीकरण आपने ले लिए, दो समीकरण आ गए। इनको हल करने के लिए, इनको हल करने की विधियां आपको पहले पता होनी चाहिए, कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि आती है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरी विधि आपके पास आती है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन, ठीक है। ये तीन विधियों से अपन रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। अपन सबसे मस्त इसमें विधि आपको विलोपन विधि से अपन हल करना सीखेंगे। वो सबसे आसान विधि हो जाती है और सारे समीकरणों को सॉल्व करने के लिए बढ़िया रहेगी। तो विलोपन विधि से हम इस समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो 3x + y = 13 है। आप देखेंगे, आप इसको नाम रख दीजिए, आप इसको लिखिए MPPSC मेंस में मैथ। अब आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अपनी कॉपी में आपने इसको लिख लिया। अब आप इसको समीकरण 1 और ये क्वेश्चन है आपका, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया आपका। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2 में आपको कोई भी एक चर जो है
कोई भी एक चर बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस 2y है, तो इस पूरे समीकरण को अब 3x करना मान के लिए, तो इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, ऐसा लिखा आपने, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण। पहले लिख देंगे हम 3x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा, 3 दूनी 6y प्लस 16 तो 16 48 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण 3 बन गया। तो क्या बन गया? समीकरण 3 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 3 को हल करने पर, ठीक है, करिए 1 और 3 को हल। लिख लीजिए 3x प्लस वाई बराबर 13, यहाँ है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये समीकरण 3 और 4 अपन 1 और 3 को हल कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये समीकरण को जब हल करेंगे, जब हमने इसमें गुणा कर लिया, तो नीचे के सारे साइन आप बदल दीजिए। यहाँ प्लस 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 है तो ये सब माइनस माइनस और माइनस कर दीजिए। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर माइनस का 6y, यहाँ का प्लस का y। मैंने बताया था धन ऋण के जोड़ में जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगा देते, तो बड़ी संख्या का निशान है माइनस, 6 में से 1 y जाएगा तो बचेगा 5y इक्वल्स टू 48 में से 13 जाएगा, यहाँ से बड़ी संख्या से छोटी संख्या फिर घटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई ये वाला 5 इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 7। y इक्वल्स टू 7 ये आ गया है। इसको समीकरण 1 में रखेंगे, इसको पूरा लिखना आप, y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर रख दो। 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 13 है, 3x इक्वल्स टू 30 और 7 वहां 7 घट जाएगा तो बचेगा 6। तो x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 7। ये दोनों समीकरण के हल आ गए। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 7। तो आप लास्ट में लिख देंगे अतः x इक्वल्स टू 2 एवं y इक्वल्स टू 7। ये दो वैल्यू आ गई, आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या करना है आपको? सबसे पहले चर की घात, कोई सी भी चर का गुणांक एक कोई सी भी समीकरण में सेम कर लेना है। इसमें 3 था तो मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया, या चाहते तो इसमें 2 है y की वैल्यू तो इसमें 2 का गुणा कर देते। भाग तो देंगे नहीं आप, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा, ये डिवाइड में चली जाएगी संख्या। तो यहाँ पर समीकरण में 2 से गुणा कर लिए, यहाँ पर 3 से गुणा कर सकते हैं। तो ये समीकरण आपका सॉल्व होते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी समीकरण को ये सॉल्व करने वाली। अब इसके बाद एक समीकरण अपन ये यहाँ पर इसकी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया है तो ये छोटा सा वीडियो बनाकर यहीं पर इसको रोकते हैं। आप इसके लिए कुछ जो क्वेश्चन मैं और आगे सॉल्व करवाऊंगा तो आगे की वीडियो में देख सकते हैं, ताकि हम ये समीकरण वाला पूरा टॉपिक लेकर चले। समीकरण वाला ये टॉपिक, इसमें आगे हम गुणनखंड भी पूरे सॉल्व करेंगे। गुणनखंड के साथ साथ 2 चर वाले समीकरण जो है उनका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।